डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी 12 के ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और यह आपका वीडियो नंबर 7 होगा। इससे पहले मैं आपको 6 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। मैं आपको ऐसे प्रश्न बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, जिंदगी के नियम उल्टे हैं। यदि आप आसान चीजें करते हैं जो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यदि आप आसान चीजें चुनते हैं तो जिंदगी मुश्किल बन जाती है, और यदि आप मुश्किल चीजें करते हैं तो जिंदगी आसान बन जाती है। तो अभी जो आप मेहनत करेंगे तो वही आपका रिजल्ट जो है आपका उसका फल मिलेगा। सो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको मेहनत तो करने पड़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि टॉप 5 प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेट्रो रेलवे क्या है? आप जानते हैं मेट्रो को ही हम लोग बोलते हैं भूमिगत रेल, क्योंकि यह जमीन के नीचे चलती है, इसलिए इसे कहते हैं भूमिगत रेल। तो दोनों ही प्रश्न आपका पूछे गए हैं, आंसर तो एक ही होगा। चलिए आंसर देखते हैं। महानगरों में भीड़ भाड़, प्रदूषण आदि से बचने के लिए भूमिगत या एलिवेटेड रूप से आधुनिक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली से लैस होकर विद्युत चालित रेलगाड़ियों का परिचालन है। भूमि की सतह के नीचे सुरंग बनाकर उसके अंदर रेल की पटरी बिछाकर जो रेलगाड़ी चलाई जाती है उसे भूमिगत रेल, मेट्रो रेल, या इसी को हम सबवे या त्वरित रेल या फिर इंग्लिश में रैपिड रेल कहते हैं। देखिए कई नाम है। कुल मिलाकर क्वेश्चन यह है कि आपका मेट्रो रेल क्या है। तो मेट्रो को ही हम कहते हैं भूमिगत रेल, उसी को बोलते हैं रैपिड रेल। क्यों? क्योंकि यह तेजी में चलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जमीन के नीचे, भूमि के नीचे जो सुरंग बनाकर रेल की पटरी बिछाकर जो गाड़ी चलाई जाती है उसी को हम बोलते हैं भूमिगत रेल या फिर मेट्रो रेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं तस्वीर के द्वारा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका मेट्रो रेल, और ये जो दृश्य देख रहे हैं यह आपका जमीन के नीचे का है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 4 भाषा परिवारों को लिखे, यानी 4 प्रकार की भाषा परिवार है, वो कौन कौन है? आंसर, भारत में 4 भाषा परिवार निम्नलिखित है। नंबर 1 द्रविड़ियन भाषा, नंबर 2 इंडो आर्यन भाषा, नंबर 3 मुंडा भाषा, नंबर 4 तिब्बतियन भाषा। ये 4 प्रकार के भाषा आपका मौजूद है। अब इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग उस हल्के उद्योग को कहा जाता है जो अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं और परंपरागत कारकों पर आधारित नहीं होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि संगठक कंपोनेंट पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वच्छंद उद्योग को ऐसे समझिए आप। स्वच्छंद उद्योग वह हुआ जो आप कहीं भी उस स्थान को चुन सकते हैं जहां आप उद्योग खोल सकें और व्यापार कर सकें। इसके लिए आप कहीं एक जगह के माल पर निर्भर इसमें रहने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी आपको मिल जाएगा। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। इसमें कम मजदूर की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, अतः इन्हें हम आवासीय क्षेत्र के निकट लगाया जा सकता है, घर के आसपास लगाया जा सकता है। अंतिम उत्पाद इसका छोटा होता है और आसानी से परिवहन के योग्य होता है। इसकी अवस्थिति सड़क मार्गों के निकट होना आवश्यक है। सड़क मार्गों के निकट होने का मतलब, यदि सड़क के पास रहेगा तो परिवहन आसान हो जाएगा। जो सामान बनेगा उद्योग में वह आसानी से ले जाया और लाया जा सकता है।
है ना, उसको हम ला सकते हैं और ले भी जा सकते हैं, तो ये आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। सुएज नहर मिस्र में, कहाँ है? मिस्र में, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया। सुएज नहर मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य में भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। एक प्रश्न और क्या निकला? सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर के प्रश्न, वो तो इसी में से आता है ना, वो कहीं दूर से तो आता नहीं है, इसी से साइड कर छांट करके आपको दिया जाता है। कितना प्रश्न निकला? सुएज नहर कहाँ है? मिस्र से है, संबंधित है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। यह जो है किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबा है, 11 से 15 मीटर गहरी है। इसमें जो है प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं, यानी कि आते और जाते हैं। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। सुएज नहर मार्ग से ने समय और खर्च को काफी कम कर दिया है। खर्च को क्यों कम? क्योंकि आप जानते हैं समुद्री मार्ग के द्वारा जो समुद्री जहाजें चलती हैं उससे हजारों टन सामान जो है एक बार में आता और जाता है ना, तो इसमें खर्चे कम पड़ते हैं। उसके बाद समुद्र से आ रहा है तो लाने में आसानी हो जाता है। तो ये सब सुएज नहर का महत्व है, लाभ भी है, इससे आसानी भी है आने जाने में, सामान भी लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, और ये 2 मार्गों को जोड़ती भी है, जैसे कि यूरोप को हिंद महासागर में, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? आंसर, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की गणना करता है। व्यापार संतुलन क्या है? एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार की निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का गणना करता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, कोई भी देश जैसे अपना इंडिया है, यह भी कुछ वस्तुओं को देश से बाहर बेचती है, जैसे तंबाकू हुआ, जैसे चाय हुआ, जो हमारे यहाँ होता है ज्यादा मात्रा में, है ना, सोना हुआ, ये सब चीज विदेश जाते हैं। और कुछ सामान जो हमारे यहाँ कम है उसको खरीदा भी जाता है। तो एक देश से दूसरे देशों में भेजना वह निर्यात हो गया, और वहां से मंगवाना वह आयात हो गया। अब यही दोनों का अगर संतुलन बना रहे तो वह क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन। लेकिन जब कोई देश सामान खरीदता ज्यादा है, आयात ज्यादा करता है, तो वो हमेशा नुकसान में जाएगा, वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि वह जो है सामान खरीद रहा है, यानी अपनी मुद्रा दूसरे को दे रहा है। लेकिन यही हमारा देश से अगर सामान बिकेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से अपने देश से चाय, अगर अमेरिका चाय पत्ती जो है वह अमेरिका खरीद कर ले गया तो वो डॉलर देगा, तो हमारे पास डॉलर होंगे। अब इस डॉलर से हम दूसरे सामानों को खरीद सकते हैं, है ना, तो हमारे पास मुद्रा जो है बदलने पड़ेंगे। तो मुद्रा जो हमारे पास आता है सामान बेचने से, निर्यात करने से, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसीलिए फायदा तब होगा जब निर्यात जो है ज्यादा होगा और आयात कम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे पढ़ देता हूं। जब किसी देश में आयात की गई वस्तुओं की तुलना में निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो वह अनुकूल हो गया। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि निर्यात अधिक होना चाहिए, तो क्या होगा? अनुकूल, या फिर इसी को हम बोलते हैं धनात्मक व्यापार संतुलन। लेकिन इसके अपोजिट, इसके विपरीत, निर्यात की अपेक्षा आयात जो है वह अधिक हो जाए तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल, इसी को हम बोलते हैं असंतुलित व्यापार या ऋणात्मक कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में 5-5 प्रश्न बता रहा हूं ताकि आप आसानी से पढ़ ले, और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो आपके नज़दीक हैं, अप्रॉक्स 2-3 महीने बचे हैं पेपर में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।